अच्छा, एक सवाल पूछते हैं आज आपसे। अल्लामा इकबाल कौन है? नाम सुना होगा आपने, अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा। कौन है अल्लामा इकबाल? मतलब विलन है या हीरो है? नायक है या गद्दार है? नायक है या गद्दार है? विलन है या हीरो है? कौन है अल्लामा इकबाल? बड़ी तारीफें सुनते हैं ना आज बताएंगे आपको। देखिए, आजादी से कई साल पहले की बात है। शराब पीने का शौकीन एक शायर अपनी नज्मों में लिखता था कि मुसलमानों को भारत छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि यही सच्चा इस्लाम है। यानी वो इस्लाम के बहाने देश के बंटवारे को बढ़ावा देता था अल्लामा इकबाल। वो अपनी नज्मों में भारत के मुसलमानों से कहता था कि इस्लाम ही तेरा देश है। यानी वो कहता था कि देशभक्ति जैसी कोई चीज थोड़ी ना होती है, पूरी दुनिया को इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहिए। वो कहता था कि लोकतंत्र वोकतंत्र कुछ नहीं होता है। वो कहता था थू है ऐसे लोकतंत्र पर जहां ऊंच नीच नहीं है। सुनने हैं, वो कहता था थू है ऐसे लोकतंत्र पर जहां ऊंच नीच नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी वोट दे दे? समाज के संभ्रांत और पिछड़े लोग एक ही तरह से वोट कैसे दे सकते हैं? वो शायर था, शैतान था, आगे बताएंगे आपको, लेकिन चलिए अभी शायर ही कहते हैं उसको। वो शायर अपनी नज्मों में कहता था कि लोकतांत्रिक आजादी एक मौत की तरह है। वो भारत के आधुनिकीकरण का विरोधी था। वो कहता था कि आधुनिकीकरण गंदे अंडे की तरह है और इसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। वो शायर कहता था कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए और एक औरत की हिफाजत सिर्फ एक मर्द ही कर सकता है। फिर भी ना इस बीमार सोच वाले, जी हां, बीमार सोच वाले शायर की नज्मों, कविताओं, विचारों को भारत में 70 साल तक स्कूल कॉलेजों की किताबों में पढ़ाया जाता रहा। जब आप शो देख रहे होंगे आपको भी याद आ रहा होगा, बात तो बिल्कुल सही है। अल्लामा इकबाल, हमें तो क्या क्या सारे जहां से अच्छा लिखने वाला, पता नहीं क्या क्या बताया गया इसके बारे में। तो बहुत महान नायक, तो बहुत महान, बहुत नायक था। अब समझिए वो गद्दार था, शायर था, शैतान था, समझाएंगे आपको। मतलब 70 इस बीमार सोच वाले शायर की नज्मों, कविताओं, विचारों को भारत में 70 साल तक स्कूल कॉलेजों की किताबों में पढ़ाया जाता रहा। मानो वो भारत के बंटवारे का गुनहगार नहीं है। वैसे विभाजन का सबसे बड़ा विलन अल्लामा इकबाल, मतलब ऐसे पढ़ाया जाता रहा कि जैसे वो भारत के बंटवारे का विलन नहीं, भारत की एकता का परिचायक था। जबकि भारत का एक क्रांतिकारी जो ये कहता था कि आजादी उसका हक है, जो कहता था समाज में ऊंच नीच, छुआछूत की कोई जगह नहीं होती है, जो कहता था उसका अखंड भारत में पूर्ण विश्वास है, अखंड भारत, जो कहता था कि मातृभूमि के लिए कुर्बान होना ही असल जीवन है और मातृभूमि के बिना मिला जीवन भी मृत्यु के समान है। जिसे अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी, जिसे एक नहीं दो आजीवन कारावास मिले, अंग्रेजों के लिए खौफ का दूसरा नाम, जिसे जेल में कोल्हू का बैल बनाकर तेल निकाला जाता था, उसे आजादी के बाद से स्कूल कॉलेजों की किताब में जगह ही नहीं मिली। मतलब बल्कि उनका तिरस्कार किया गया। एक विचारधारा के लोगों ने तो इस क्रांतिकारी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। चलिए अब आप तय करिए। आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किसे अपना नायक चुनेंगे? किसे? उसे जिसने भारत के बंटवारे की नींव रखी, राष्ट्रवाद के खिलाफ जहर उगला, औरतों को पर्दे में रखने की पैरवी की, लोकतंत्र को रोग बताया, जाति पाति को बढ़ावा दिया, जो विभाजन का सबसे बड़ा शैतान, विभाजन का सबसे बड़ा विलन था, उसे? या उसे जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए असहनीय अत्याचार झेले, देश को एक करने में अपना जीवन लगा दिया और देश के लोगों में आजादी का वो भाव बोया जो कई क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना? ये कहानी है अखंड भारत से नफरत करने वाले पाकिस्तानी शायर अल्लामा इकबाल
और भारत को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करने वाले वीर सावरकर की। अच्छा, ये कहानी हमने आपको क्यों सुनाई? अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा। अभी देखिए आगे आगे बड़ी दिलचस्प कहानी है आज। अब आपको लग रहा होगा ना ये कहानी हम लोग क्यों सुना रहे, देश नहीं झुकने देंगे में। ये कहानी इसलिए हमने सुनाई क्योंकि ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से टू नेशन थ्योरी के जनक, भारत के बंटवारे के जिम्मेदार, विभाजन के सबसे बड़े शैतान अल्लामा इकबाल की शिक्षाओं को हटाने, खुशखबरी है जी, बहुत अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। अल्लामा इकबाल की शिक्षाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से हटाने और अखंड भारत का सपना लेकर अंग्रेजों से टकराने वाले वीर सावरकर की कहानी को शामिल करने का फैसला ले लिया गया है। अब और सुनिए, इस फैसले के समर्थन में देश की जानी मानी 123 हस्तियों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल को ना एक एक चिट्ठी लिखी है, जो मैं लेकर आया हूं। जैसे क्या होता है, हर बार बड़ी सारी चिट्ठियां आप तक पहुंच जाती हैं। आज सारे चैनल घुमा लीजिए, अगर आपको कोई ये चिट्ठी दिखा दे। चुनौती है मेरी, देश नहीं झुकने देंगे में जो स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं ना, बड़ी चिट्ठियां आती है, लोकतंत्र खतरे में है, अवार्ड वापसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी सारी चिट्ठियां आती है ना। चिट्ठी लिख दी, डर लग रहा है, देश में डर लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, अवार्ड वापसी हो रही है, इसने चिट्ठी उसने चिट्ठी, वो सारी चिट्ठियां तो हेडलाइन बन जाती है। ये चिट्ठी किसी ने दिखाई आपको? चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये चिट्ठी किसी ने नहीं दिखाई होगी। 123 लोगों ने यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है और इस फैसले को बिल्कुल सही बताया है। चिट्ठी लिखने वालों में देश के कई पूर्व जजेस हैं। वैसे आज मैं नाम बताऊंगा इनके, उनको धन्यवाद दीजिए, हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। इन्होंने कम से कम पहल की और सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, वरना आज से पहले तो हुआ नहीं ना। इनमें कई देश के पूर्व जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सेना के जनरल्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षकों की एक संस्था द नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने भी इस फैसले का स्वागत किया। इस फैसले के समर्थन करने वाले सभी लोगों का यह मानना है कि वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी ने भारत की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाई और अपने विचारों से हजारों लाखों युवाओं को प्रभावित किया, लेकिन इतने सालों तक उन्हें इतिहास की किताबों में जगह ही नहीं दी गई। जबकि जिस अल्लामा इकबाल ने भारत के बंटवारे का विचार पेश किया, विभाजन का सबसे बड़ा विलन शैतान, उसके विचारों को 70 साल तक बंटवारे का दंश झेलने वाले देश, इस देश में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है इसको, अल्लामा इकबाल को। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको लेके कंट्रोवर्सी है, लेकिन उन्हें पढ़ाया जाता है। इसलिए जो लोग वीर सावरकर के ऊपर उंगली उठाते हैं वो इतिहासकार से बात करें आकर के, और इतिहासकार से तथ्यों पे बात करें, और अगर फिर हमारे तथ्य गलत साबित हो तब कहें इस बात को। वक्त आ गया है कि किसकी वजह से हमको आज़ादी मिली, ये देशवासियों को समझने की जरूरत है। तो इसमें वीर सावरकर जी का रोल, सुभाष चंद्र बोस जी का रोल, भगत सिंह का रोल, चंद्रशेखर आज़ाद का रोल, ये बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को समझने दिया जाए कि इस वास्तविकता में फ्रीडम किसने दिलवाया। वो लोग जो फ्रीडम नहीं दिलवाए लेकिन उसका पूरा फ़ायदा उठा लिए, या वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया और जिंदगी का न्यौछावर किया, वो सही, उन्होंने ही सही में आज़ादी दिलाई। अच्छा, ये चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में है, ये चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसमें जो लिखा है ना उसका एक हिस्सा मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। लेकिन आज ना हम एक एक्स्ट्रा विचार भी पेश करेंगे, लेकिन पहले ये चिट्ठी मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूं। इसमें क्या है, पहले तो लिस्ट ऑफ सिग्नेटरीज, इसमें सारे वो नाम है, लेकिन इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया है कि जो लोगों ने लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस दिस हैज बीन द केस, biased presentation of facts and distorted interpretation has adversely impacted the teaching of history and political science. This was driven by the Congress and some left-leaning organization. इतिहास को तोड़ मरोड़ कर biased तरीके से पेश किया गया। This was driven by Congress and some left-leaning organization. चिट्ठी बहुत बड़ी है, लेकिन एक और हिस्सा मैं जल्दी से पढ़ूंगा। इसमें लिखा गया है कि as president of then Punjab Muslim League, he championed the cause of separate Muslim nation. आगे लिखा गया, इकबाल
who wrote सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, goes on to talk about इस्लामिक खिलाफत। अच्छा, सबने बताया होगा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, आगे किसी ने बताया नहीं क्या लिखा था इसने। रिकमेंडेड इस्लामिक उम्मा एंड चेंज, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, आगे चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, अल्लामा इकबाल। आगे तफसील से बताएंगे वैसे आपको इसके बारे में, लेकिन देखिए हमारा आपसे ये है, इसको ये चिट्ठी आज दिखानी जरूरी थी। इन सबका अभिनंदन होना चाहिए भाई। 123 लोगों में से कोई भी अगर ये शो देख रहा है, धन्यवाद आपका, आप सबका अभिनंदन कि आपने देश को सच्चाई दिखाई, बताई और हमें एक मौका दिया कम से कम ये शायर है, शैतान है, इसके बारे में आपको बताने का, मतलब हम बता पा रहे हैं। लेकिन आज ना हम एक एक्स्ट्रा विचार भी पेश करना चाहते हैं, वो ये कि वीर सावरकर के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला स्वागत योग्य बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन टू नेशन थ्योरी के जनक मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल का चैप्टर हटाना नहीं चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था, बल्कि हमें लगता है कि इकबाल के नाम का एक नया चैप्टर जोड़ करना, देश की वर्तमान पीढ़ी को कम से कम बताना तो चाहिए था ना कि जिस इकबाल को दरबारी इतिहासकारों, देश की पिछली सरकारों और वामपंथियों ने किसी साहित्यिक मसीहा की तरह पेश किया, उसका असली चेहरा बताइए ना भाई, कुछ चैप्टर ऐड करिए। ये कितना बड़ा शैतान था, गद्दार था, बताना चाहिए ना। वो कैसे उस बंटवारे की वजह बना, जो विभाजन का सबसे बड़ा विलन बना, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, कैसे उसने भारत से उसका एक अंग छीन लिया, बताइए ना। चैप्टर हटाने से क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को पता कैसे लगेगा? कुछ चैप्टर ऐड करिए भाई इसके। कैसे इकबाल की सोच ने देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत का ऐसा बीज बोया जिसकी फसल हम आज भी काट रहे हैं। और आज हम क्या करेंगे, हम आज ये करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश के तमाम एजुकेशन बोर्ड को इकबाल पर कुछ ऐसे चैप्टर्स का सुझाव देना चाहते हैं। हम आपको कुछ चैप्टर्स बताएंगे जो ऐड होना चाहिए। हटाने से कोई फायदा नहीं होगा भाई, पता कैसे लगेगा लोगों को इसके बारे में? वो शायर, अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लिखा, वो लिखने वाला कौन है, कहां है, पता तो लगे। पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि, विभाजन का सबसे बड़ा विलन। आज ना पाठ्यक्रम में जरूर शामिल किए जाने वाले कुछ चैप्टर्स हम बताएंगे। अच्छा, पहला चैप्टर का नाम क्या हो सकता है? सोचिए, मैंने इतना आपको बताया। पहले चैप्टर का नाम हो सकता है शायर या शैतान। ठीक, 29 दिसंबर 1930 को मोहम्मद इकबाल ने तब के इलाहाबाद, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तब के इलाहाबाद, मैं क्यों कह रहा हूं चैप्टर ऐड करिए, एक ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए। तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में ना मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष के तौर पर बोलते हुए अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान की रूपरेखा पेश की थी और अपने भाषण में कहा था, क्या कहा था, मैं कोट अनकोट पढ़ रहा हूं। क्यों मैं कह रहा हूं टू नेशन थ्योरी का जनक, देश को तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा आदमी कह लीजिए, सबसे पहले इसी ने देश के टुकड़े टुकड़े का विचार दिया। वो कहता है कि मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलोचिस्तान को सम्मिलित रूप से एक राज्य के तौर पर देखना चाहूंगा। यहां राज्य से मतलब देश है। ठीक, फिर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि एक ऐसा राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हो, एक संगठित उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन। मुझे कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। और आप देखिए, आज पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, लगभग वैसा ही है जैसा इकबाल ने पेश किया था। इकबाल के 93 साल पुराने उस भाषण की कॉपी भी ये मैं लेकर आया हूं। पुराने भाषण की कॉपी भी इस वक्त मेरे हाथ में, ये देखिए, ये पुराने भाषण की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में। इसमें भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने का विचार पेश करते हुए जो कहा गया था ना, वो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूं। ये देखिए, आज हमने रिसर्च करी, हमको मिला श्री सर मोहम्मद इकबाल 1930 प्रेसिडेंशियल एड्रेस, 25th सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसमें हाँ, ये रहा, ये मिल गया। इसमें कहा कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims. ये अल्लामा इकबाल, आपको तो पता ही नहीं, बताया नहीं, पढ़ाया नहीं है ना ये सब, तो ये दरबारी इतिहासकारों ने आपके दिमाग में ठूस दिया गया। अल्लामा इकबाल ओहो मसीहा है, महान है ये तो। सावरकर के बारे में बताया ही नहीं किसी ने, वीर सावरकर। अब क्या हो रहा है,
सावरकर इन, इकबाल आउट। खुश होइए। बंटवारे के जिम्मेदार इकबाल पर क्रैश कोर्स का दूसरा चैप्टर हो जाए। बंटवारे का रास्ता धर्म का वास्ता, चैप्टर का नाम बंटवारे का रास्ता धर्म का वास्ता। मोहम्मद इकबाल को अल्लामा इकबाल इसलिए कहा जाता था क्योंकि अल्लामा का अर्थ होता है विद्वान, लेकिन इस विद्वान का मानना था कि अपने देश को छोड़ना तो धर्म के रास्ते पर चलना है। इकबाल ने अपनी एक मशहूर नज्म वत नियत में क्या लिखा है वो मैं पढ़ता हूं। वत नियत में लिखा है कि है तर्क वतन सुन्नते महबूबे इलाही, दे तू भी नबूत की सदागत पे गवाही। नज्म आपकी टीवी स्क्रीन पर अब ठीक। इसमें इकबाल ने बंटवारे से होने वाले स्थानांतरण को पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना स्थानांतरण को जोड़ते हुए कहा कि अपने देश को छोड़ना अल्लाह के प्रिय मोहम्मद का आचरण है, तू भी इस प्रॉफिटहुड की सच्चाई की गवाही दे, यानी कि उनकी तरह अपना देश छोड़कर निकल जाने को तैयार रहे। एक और चैप्टर ऐड करते हैं, तीसरा चैप्टर होना चाहिए इकबाल देश से पहले धर्म। हम सबके लिए तो देश पहले ना, धर्म तो बाद में, अभी देश पहले, देश से बड़ा कुछ नहीं हम सबके लिए। इकबाल की नज्म की कुछ और पंक्तियां हैं, उसमें इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है, नजाराए देरीना जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नज्म, अब इसका मतलब समझाता हूं। अपनी इस नज्म में इकबाल ने अविभाजित भारत के मुसलमानों के सामने राष्ट्रवाद को नकारते हुए कहा कि इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा देश है क्योंकि तुम मुस्तफा यानी कि मोहम्मद का अनुयायी है। ये पुराना अनुभवी दर्शन तू दुनिया को दिखा दे, ए मोहम्मद के अनुयायी इस मूर्ति यानी कि राष्ट्र को मिट्टी में मिला दे। यानी कि इकबाल देश के मुसलमानों से कह रहे थे कि इस्लाम ही तेरा देश है और जो राष्ट्र है, राष्ट्र की कल्पना है, वो एक बुत की तरह है जिससे मिट्टी में मिला देना चाहिए। देखिए इकबाल की इन बातों का ही असर था कि क्या हुआ, 1947 आते आते देश के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी राष्ट्रवाद को मिट्टी में मिलाकर पाकिस्तान बन जाने का इंतजार करने लगी। समझ रहे हैं आप? एक आबादी, एक वर्ग की आबादी, मतलब पाकिस्तान बन जाने का, राष्ट्रवाद को मिट्टी में मिलाकर भारत को तोड़ने वाली एक आबादी अलग पाकिस्तान मांगने लगी, अलग धर्म के आधार पर। इसी इकबाल तरानाए हिंदी में लिखा है जिसकी शुरुआती लाइनें थी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी ये गुलिस्तां हमारा। ये तो आपने सुनी है, ये तो आपको स्कूल में, प्रेयर में, हर जगह है ना, कई स्कूल्स में हर जगह गवाई जाती है, सारे जहां से अच्छा। अच्छा, इस तराने को आजादी के बाद भारत में एकता और गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। इकबाल को इसी तराने की वजह से आज भी भारत में जबरदस्त सम्मान दिया जाता है। कई लोगों को परेशानी हो रही होगी आज के शो की वजह से। कौमी एकता के झंडा बरदार के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन कभी आपको इस तराने हिंदी के तराना मिल्ली में बदल जाने की कहानी बताई जाती है। तराना मिल्ली, कभी उस तराना मिल्ली की वो लाइनें सुनाई गई जिसमें इकबाल ने कहा, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, चीन भी हमारा और हिंदोस्तां भी हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन हैं, सारा जहां हमारा। इन पंक्तियों में इकबाल ने स्पष्ट रूप से भारतीय देशभक्ति को गौण बताते हुए पूरी दुनिया को मुसलमानों का देश बताया, मुसलमानों को अलग देश के लिए भड़काया और पाकिस्तान बनवाया और भारत मां के टुकड़े टुकड़े किए। लेकिन आपको कभी क्या किया जाता है, इकबाल की लिखी ये लाइनें तो पढ़ाई नहीं गई ना, बस पढ़ाया गया और सुनाया गया तो सारे जहां से अच्छा। लेकिन सारे जहां को इस्लामिक देश में बदलने की मंशा रखने वाले इकबाल का ये सच कभी सामने नहीं रखा गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोर्स से इकबाल को हटाने की बजाय इन तरह के चैप्टर्स के जरिए भारत को बांटने वाले का सच कम से कम सामने लाना चाहिए। इकबाल का विरोध सिर्फ राष्ट्रवाद से ही नहीं था, बल्कि लोकतंत्र भी उन्हें मौत के बराबर लगता था। और इसी को देखते हुए इकबाल पर एक चैप्टर और शामिल किया जा सकता है जिसका शीर्षक अच्छा क्या हो सकता है, शीर्षक हो सकता है लोकतंत्र का जानी दुश्मन। नाम बताने की जरूरत नहीं है, अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल, लोकतंत्र का जानी दुश्मन। तभी तो इकबाल ने अपनी एक नज्म में लिखा, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए हैं खूब, आजादी ने फेल। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट बराबर होता है। लोकतंत्र में आप जानते हैं उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर वोट के मामले में पक्षपात नहीं होता। लेकिन इकबाल को इस बात से बहुत परेशानी थी।
वो लोकतंत्र के स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये कैसा सिस्टम है कि इसमें लोगों की प्रतिष्ठा की उपेक्षा की जा रही है। इन पंक्तियों में यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र एक फांसी के फंदे की तरह है और लोकतंत्र की आजादी समाज की मौत की तरह है। वैसे आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि इकबाल के पूर्वज कभी ब्राह्मण हुआ करते थे। जी हां, इकबाल, मोहम्मद इकबाल के पूर्वज कभी ब्राह्मण हुआ करते थे। इकबाल के पूर्वज सप्रू थे, जो कश्मीरी पंडितों का एक गोत्र है। बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इकबाल अशरफ मुसलमान थे, जिन्हें मुसलमानों में ऊंची जाति का माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अशरफ का अर्थ होता है उच्च। दूसरा, उनके पूर्वज ब्राह्मण थे और वो अपनी एंसेस्ट्री को बीच में लाकर जातिवाद का भी खूब प्रचार करते थे। और इकबाल ने खुद के ब्राह्मण होने का महिमा मंडन करते हुए लिखा कि मैं असल का खास सोमनाती, आबा मेरे लाती, तू सैयद हाशमी की औलाद, मेरे कफे खाक ब्राह्मण जाद। मतलब इकबाल ने यह कविता किसी सैयद पुत्र को लिखी थी और इन पंक्तियों में इकबाल अपने पूर्वजों का गर्व के साथ वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी औलाद में से हूं, मैं उनकी औलाद में से हूं जो सोमनाथ के साथ साथ अरबी देवी देवता ला और मना के भी पुजारी थे। अगर तुम हाशमी सैयद की औलाद में से हो तो भी मैं कोई कम थोड़े ना हूं, मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूं। इकबाल अक्सर अपनी कविताओं में मुसलमानों की सिर्फ अशरफ जातियों का महिमा मंडन करते थे, ठीक वैसे ही जैसे इकबाल के प्रेरणा स्रोत और टू नेशन थ्योरी के ओरिजिनल जनक सर सैयद अहमद खान भारतीय मूल के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते थे। वैसे आज ये बताना जरूरी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज कम से कम आप समझ पाए होंगे कि इसका मतलब क्या है। और इन लोगों को धन्यवाद देने की जरूरत है जिन्हें 123 लोगों ने आगे बढ़कर इस चीज को अपनाया और हम सबकी आंखें खोली। इकबाल आउट, सावरकर इन।